अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड गुड। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट को, जिनमें हमारे साथ आते हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जे जे रूसो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, एंड देन उसमें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स को, एंड नेक्स्ट दो वीडियोस में हम जॉन लॉक एंड जे जे रोसो को डिस्कस करेंगे, फिर इनकी कंपैरिजन भी हम करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। तो जिस तरह ये वर्ड जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दिस टर्मिनोलॉजी सोशल प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमें रेफर करती है कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट के मुतालिक, कि दुनिया में सबसे पहले जो स्टेट आई तो वो किस तरह आई। आइदर दैट स्टेट वाज ऑर्गेनिक स्टेट और दैट वाज एन आर्टिफिशियल स्टेट। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये कहती है कि सोशल या स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल। कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पीपल मतलब जो पीपल थे उन्होंने दरमियान में आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक मुआहिदा कर लिया, एक कन्वेंशन कर लिया, और फिर उसके मुताबिक वो स्टेट वजूद में आ गई। इसका मतलब ये है कि जो पहले लोग रहते थे प्लेनेट पर, तो उनमें स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पर एनार्की थी, और कोई निज़ाम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई राइट्स की बात नहीं हुआ करती थी, कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। एंड बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को ये फील हुआ कि हमें ज़रूरत है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, ताकि हम पीसफुली रह सके। हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ये पॉसिबल हो सके। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे फिर सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी से एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो फिर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगी। जिस तरह ऑर्गेनिक थ्योरी होती है, वो ये कहती है कि ऑर्गेनिक थ्योरी के मुताबिक स्टेट जो है वो नेचुरल है, और सोशल थ्योरी जो है वो कहती है कि स्टेट नेचुरल नहीं है, जो स्टेट की क्रिएशन है वो नेचुरल नहीं है, ये इट इज इन आर्टिफिशियल है। ये लोग इकट्ठे होते हैं और वो स्टेट को बनाते हैं, अपने लिए एक अथॉरिटी डिवाइस करते हैं, और वो इन पर भी रूल करती है। और नेचुरल वाले ये कहते हैं कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुआ, इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसेप्ट ऑफ स्टेट भी वो भी इवॉल्व हुआ। पहले वो छोटा था, फिर वो और कॉम्प्लेक्स होता चला गया। जो नेचुरल वाले फिलोसोफर है उनमें आता है एरिस्टोटल, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उसमें थॉमस हॉब्स आता है, लॉक आता है और रूसो आता है। अब हॉब्स, लॉक और रूसो ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी थ्योरी प्रेजेंट करते हैं, एंड लेकिन ये फिर इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये किस चीज पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो वो डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ टू रीजन। नंबर वन इज द कॉजेज ऑफ द स्टेट, कि स्टेट किस वजह से वजूद में आई, क्या वो रीजन थे, क्या वो पॉसिबिलिटीज थी कि जिसकी वजह से लोगों को जरूरत पड़ी स्टेट को क्रिएट करने में। नंबर सेकंड थिंग इज नेचर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट कैसी होनी चाहिए। स्टेट्स एब्सोल्यूट होनी चाहिए, या वो एब्सोल्यूट मोनार्क होना चाहिए, वो मोनार्क होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक मोनार्की होनी चाहिए, वो डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, किस तरह का स्टेट होना चाहिए। तो इन टू बेसिस की बुनियाद पर ही ये तीनों फिलोसोफर में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉब्स को। हॉब्स की समझ आ जाए तो बाकी को कंपेयर करना वो फिर बिल्कुल इजी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले थॉमस हॉब्स की बायोग्राफी को हम टच करते हैं कि थॉमस हॉब्स जो थे वो 1588 एडी में वो पैदा हुए इंग्लैंड में, एंड 1679 में उनकी डेथ हो गई। उनकी जो बेसिक एजुकेशन थी, तो वो बेसिक एजुकेशन उस टाइम में वो लैटिन लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो थी वो नॉलेज सारा उसी लैटिन लैंग्वेज में था, एंड फिलोसफी, ये बेसिक नॉलेज हुआ करती थी। अब इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब लिसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ड्यूरिंग दैट टाइम जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी वो एक थियोलॉजिकल, या आप कह लें कि क्रिश्चियन स्कूल थी। वहां पर आपको रिलीजन या जो क्लासिकल एजुकेशन से कहते थे वो आपको पढ़ाई जाती थी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, थॉमस हॉब्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे साइंस और एनलाइटनमेंट में। आज दो ऑक्सफोर्ड से उन्होंने लॉ और फिलोसफी में एजुकेशन की, लेकिन वो इंटरेस्टेड थे साइंस, एनलाइटनमेंट, इन चीज़ों में, क्योंकि उस टाइम एनलाइटनमेंट का जो दौर था वो स्टार्ट हुआ था।
और इसके बाद जब उसने एजुकेशन मुकम्मल की तो उसने राइटिंग स्टार्ट की एंड टीचिंग स्टार्ट की। उन्होंने राइटिंग जो अपनी पैम्फलेट और आर्टिकल्स शेयर करना स्टार्ट करी, तो वो बहुत ही रेडिकल राइटिंग उन्होंने उसमें स्टार्ट की। रेडिकल राइटिंग इन अ सेंस कि वो जो किंग है या उनके मुतालिक वो बात करता था, उन पर क्रिटिसिज्म करता था, और किंग की जो डिवाइन सोर्स ऑफ पावर है उस पर वो क्रिटिसिज्म करता था। वो कहता है कि मैं किंग को मानता तो हूँ, लेकिन ये नहीं मानता कि वो डिवाइन है, तो इसकी वजह से वो पावर है। तो इसी वजह से वो इंग्लैंड छोड़ना पड़ा, वो फ्रांस चले गए। अच्छा, उनकी बात फिर वो वापस भी आ गई इंग्लैंड। एंड देन उसकी जो इम्पोर्टेंट बुक है तो उसमें है लेवाथॉन। लेवाथॉन का जो बुक है ना, इस ये बाद में हमें पता चला कि ये क्यों लेवाथॉन इसने लिखा। तो लेवाथॉन की मानी है मॉन्स्टर आर पावरफुल किंग। ठीक है, लेवाथॉन जो वर्ड है उसकी मानी मॉन्स्टर और पावरफुल किंग। तो जो जो अपने स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है तो उसमें जो किंग को रेफर करते हैं तो वो एक पावरफुल किंग होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थ्योरी, जो उसने थ्योरी पेश की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, वो क्यों उन्होंने पेश की, क्या जरूरत पड़ी, कॉज क्या थी उस थ्योरी की पेश करने के लिए, जिसकी वजह से हम डिफरेंस करते हैं लॉक, हॉब्स और रूसो में। अच्छा, हॉब्स जो है वो फॉलोवर ऑफ एनलाइटमेंट था, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड नंबर, एनार्किक एंड कियोटिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। अब एनलाइटनमेंट का वो फॉलोवर था, तो वो क्या था, तो वो लॉजिक और साइंस को मानता था, ऑन द कंट्री कि वो रिलीजियस फेथ वगैरह इन चीजों पर वो आप कह ले कि वो उनकी बेस ऑफ नॉलेज या बेस ऑफ थीरी वो नहीं थी। नंबर सेकंड थिंग, इनार्किक इनकियोटिक कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक इनार्किक वो कंडीशन होती है जहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो, जहां पर किंग ना हो, जहां पर अफरा तफरी हो, जहां पर शेर नाफरसान हो, आपको किसी ने लूटा, आपने किसी को लूटा, दैट्स द थिंग। कियोटिक मीन एक जहां पर अफरा तफरी हो एंड कंडीशन, रूल, रेगुलेशन, ऑर्डर ऑफ सोसाइटी ये ना हो। इंग्लैंड में क्यों ऐसा था, एक तो था थ्रेट ऑफ स्पेनिश इन्वेजन, क्योंकि उस टाइम में स्पेन जो हुआ करता था वो एक बड़ा सुपर पावर हुआ करता था। स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ये तीन बड़े बड़े पावर थे उस टाइम। तो स्पेन से इनको खतरा था इन्वेजन का। एंड द थिंग इज फियर ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर का खतरा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पर। सिविल वॉर किस में था, एक थे रिपब्लिकन और दूसरे थे रॉयलिस्ट। रिपब्लिकन वो लोग थे जो एनलाइटनमेंट से इम्प्रेस थे, वो चाहते थे कि जो रूल हो, जो किंग हो या जो अथॉरिटी या जो गवर्नमेंट या जो स्टेट हो, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, रीजन, एनलाइटनमेंट, साइंस ये होना चाहिए। ना कि ऑन द अदर हैंड जो रियलिस्ट कहते हैं कि जो किंग है ना, उसको जो सोर्स ऑफ पावर है वो डिवाइन है। डिवाइन मीन रिलीजन ने उसे यहाँ पर इस धरती पर एज अ स्पिरिट ऑफ गॉड इन्फ्लेक्ट किया है, या स्पिरिट ऑफ गॉड वो है, और वो एज अ गॉड ही एक्ट करता है यहाँ पर। वो जो कहेगा तो वो ठीक कहेगा, क्योंकि वो रिलीजन से उसको डिवाइन अथॉरिटी मिली है। तो अब फियर जो है, वो फियर को हम दो किस्म में या दो टाइप में तकसीम करते हैं। एक लाइफ, फियर ऑफ लाइफ, इन फियर ऑफ प्रॉपर्टी। जब जंग होगी, सिविल वॉर होगी, तो क्या होगा, आप मरेंगे या आपकी प्रॉपर्टी है उनको लोग लूटेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो एक तो ओलिवर क्रॉमवेल था एंड चार्ल्स वन को ओलिवर क्रॉमवेल ने मार दिया। एंड फिर ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो पार्लियामेंटेरियन थे या रिपब्लिकन थे, वो बन गए, उनकी हुकूमत आ गई, लेकिन फिर वो मर गया। तो फिर जो चार्ल्स वन का बेटा था, चार्ल्स टू, उनको लोगों ने बुलाया कि आप आ जाइए, आप ये हुकूमत स्टार्ट करें। तो ये बात भी एंड द एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगी हमारे लिए। तो फियर क्या था, फियर था लाइफ और प्रॉपर्टी का, क्योंकि लोगों को खतरा था कि हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ को नुकसान पहुंचेगा जब सिविल वॉर होगी। एंड होप जो था, होप अ पावरफुल लेवतॉन किंग इज नीडेड। अब इस सिचुएशन में होप क्या कहता था कि हमें एक पावरफुल या लेवतॉन किंग की नीड है। क्यों, अगर पावरफुल किंग आ जाए तो वो ऑर्डर को मेंटेन करेगा, सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा, लॉलेसनेस को खत्म करेगा, एंड जो माइट इज राइट का जो कानून है ना, वो खत्म हो जाएगा। विद रॉयलिस्ट नॉट डिवाइन। अब लेकिन इसमें इशू ये था कि अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये रिपब्लिकन का तो नहीं था, क्योंकि रिपब्लिकन तो किंग को नहीं चाहते थे। वो तो एब्सोल्यूट पावर, इंटरेस्टिंग इन अ सिंगल एंटिटी, वो नहीं चाहते थे।
वो चाहते थे रिपब्लिकन तो एक लॉजिकल एंड डेमोक्रेटिक, या आप कह लें कि एक डेमोक्रेटिक मोनार्की चाहते थे, लेकिन यहाँ पर होप्स था, वो कहते कि पावर एक ही किंग के साथ होनी चाहिए, लेकिन उस पावर का बेस जो है वो रिलीजन नहीं होना चाहिए, वो डिवाइन सोर्स नहीं होना चाहिए। रादर उसके लिए उसने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी प्रेजेंट की, जो जस्टिफाई करती है द पावर ऑफ किंग, नॉट द डिवाइन रिलीजन थ्योरी या रिलीजन सोर्स, जो जस्टिफाई करेगी पावर ऑफ किंग को। अच्छा, तो सबसे पहले अब यहाँ पर थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है क्या। तो इसमें मुख्तलिफ पॉइंट है, तीन मेजर पॉइंट है। एक है ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने बात की है, स्टेट ऑफ नेचर पर बात की है, फिर उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बात की, और फिर उसकी इम्प्लीकेशन पर बात किया। तो पॉइंट नंबर वन है वो स्टेट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है? तो थॉमस हॉब्स जो है वो पिसिमिस्ट अबाउट ह्यूमन नेचर है, जिस तरह मैकियावेली था। इंडिविजुअलिस्टिक ह्यूमन नेचर, ये ब्रूटल है, ये सेल्फिश है, ये पावर के लिए, लस्ट के लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी और को नहीं सोचता, ये माइट इज राइट का कानून यहाँ पर अप्लाई होता है। वो पिसिमिस्ट क्यों है? वो सीकिंग फॉर पावर क्यों है? वो एवरेशियस क्यों है? जस्ट बिकॉज कि वो सर्वाइव करना चाहता है लाइफ, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना चाहता है, एंड जस्ट बिकॉज कि वो फेम चाहता है। ये तीन चीजों की वजह से ह्यूमन नेचर जो है वो बड़ा पेसिमिस्टिक है, जो एक वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर की जो तारीफ थॉमस हॉब ने की, तो बड़ी ही खतरनाक है। एंड ऑन द अदर हैंड स्टेट ऑफ नेचर क्या है? ये इसमें आपने स्टेट जो है ना, इसको आपने नेशन या मुल्क से रिलेट नहीं करना। स्टेट मीन कंडीशन, यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंडीशन ऑफ नेचर क्या थी, मतलब नेचर मीन नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म किस तरह था। तो जब ह्यूमन फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्लेनेट अर्थ पर आ गए, तो होप कहता है कि वो किस तरह से वहां पर इनार्की थी, कियोस था, फियर था, नास्टी था, एंड अनसर्टेनिटी थी। मतलब कि ना कोई कानून था, ना कोई स्टेट थी, फियर था, जो जितना माइटी था वो उतना सब कुछ हड़प कर लेता था, एंड जिसका जिसके ऊपर बस चलता था वो उसके ऊपर जुल्म करता था। अनसर्टेनिटी मतलब आपको ये इश्योरिटी नहीं थी कि मेरी लाइफ जो है वो एक मेरा राइट है, जिंदा रहना। आपको कोई भी मार सकता था, एक पावरफुल आ जाता वो आपको मार देता था। तो ये चीज थी, एंड अनसर्टेनिटी की वजह से क्या था कि लाइफ बहुत शॉर्ट हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं था कि मुझे कोई भी कहां से भी मैं मारा जा सकता हूँ। तो ये जब ह्यूमन या स्टेट को हम नेचुरल एंड प्योरेस्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो वो इसको कहता है। और वो उसकी कोटेशन है, इट वाज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब हर एक दूसरे से मतलब लड़ते रहते थे, कोई कानून मानून नहीं था। इसको हम कहते हैं प्री पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल। प्री पॉलिटिकल का मतलब है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नहीं थी कि एक के साथ पावर है तो वो पावर जो है और उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक कानून है, उस कानून के तहत वो पावर एक्सरसाइज करेगा। ये सीन एज सच इस तरह का कोई सीन नहीं था कि जिस तरह हम पावर हायरार्की देखते हैं आजकल के गवर्नमेंट के, एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, या वो पीएम होता है, या वो प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके बाद सेक्रेटरीज वगैरह, इस तरह लोअर लेवल पर जब हम आ जाते हैं डीसी एससी, फिर छोटे छोटे लेवल पर और आ जाते हैं, तो इस तरह की पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्री सोशल स्टेट ऑफ नेचर। और यहाँ पर इवन दो की पावर को तो छोड़े, लोग सोशल भी नहीं थे, एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे। दैट्स बिकॉज नेचर की कंडीशन क्या थी? इनार्किक, chaotic, fearful, nasty and uncertain। अब यहाँ पर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या थी जब उसने पेश की थॉमस हॉब्स ने? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ये थी कि फियर ऑफ डेथ था, फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी था। तो उनको पीस मेंटेन करने के लिए, जब पीस आएगी तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगी। तो इसी वजह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी कि उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो मासेस है वो अपने किंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या मासेस अपने आप दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो एक किंग अपने लिए सेलेक्ट करेंगे, और फिर वो इनकी जो है ना प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, वी सरेंडर all our rights
to this man unconditionally. अब यहाँ पर सीन क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन पॉइंट है, वो ये है कि जो लोग थे इंग्लैंड में वो इकट्ठे हुए, ये रिटर्न नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम हमारी जो राइट्स है, जो चार्ल्स टू आ गया, तो हमारी जो राइट्स है हम उनको कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, मतलब हमारी फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, हमारी फ्रीडम की हमें कोई चीज नहीं है, बट हम अपने राइट इनको सरेंडर करते हैं इन किंग को, ये जो चाहे वो करे, और ये हमें हमारे ऊपर गवर्नमेंट करे, ये हमारा स्टेट बन जाए, एक एब्सोल्यूट किंग बन जाए, मोनार्क बन जाए, और ये फिर हमारे ऊपर हमारी जो लाइफ है या प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से वो एक प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, क्योंकि कोई गलत काम करेगा तो उसको किंग रोकेगा, कोई दूसरे को कत्ल करेगा तो किंग उसको पनिशमेंट देगा। अब इस पॉइंट एक की वजह से क्या क्या इंप्लीकेशन आ गए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट आ गया, पावर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उन लोगों ने कहा कि आप हमारे किंग है, तो एक फॉर्मेशन ऑफ स्टेट हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि हम आपके, लेट सपोज यू आर द मास्टर इन वी आर द स्लेव, उस सेंस में नहीं, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आप स्टेट है और हम आपके मासेस है, सिटीजन है। नंबर 2 पॉइंट, और ये स्टेट किस तरह था, ये आर्टिफिशियल स्टेट था, ऑर्गेनिक नहीं था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप हो, नहीं, ये लोगों ने डिसाइड किया, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक स्टेट। नंबर सी पॉइंट, सोवरन, ऑल द पावर एब्सोल्यूट किंग। सोवरन यहां पर कौन था इस कॉन्ट्रैक्ट में, सोवरन यहां पर था हमारे साथ किंग। सोवरन का मतलब क्या है कि ही इज ऑल इन वन, वन मैन शो है, उसके पास बे बेतहाशा एंड लिमिटलेस इख्तियारात है, वो जो कर सकता है वो करेगा, ठीक है। तो सोवरन कौन है, यहाँ पर किंग है, नॉट द सिटीजन और लोकल मासेस, ठीक है। यूनिलैटरल, अब यूनिलैटरल का मतलब है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये यूनिलैटरल था, बाईलैटरल नहीं था, मतलब एक तरफ को, एक साइड को जरूरत थी, एक तरफ पर लोग है और दूसरी तरफ पर किंग है। यहाँ पर जरूरत किसको थी, लोगों को थी, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे अपनी लाइफ, प्रॉपर्टी, जो राइट्स है। तो किंग को तो कोई जरूरत नहीं थी, किंग को इन लोगों ने बुलाया वापस, तो वो एक यूनिलेटरल हो गया, यहाँ पर किंग के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, यूनिलेटरल एंड अनकंडीशनल। किंग के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, हाँ कंडीशन है तो सिटीजन के ऊपर है, वो क्या है कि ये एक नॉन रिवॉकेबल है, ठीक है, इससे लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लोगों ने ही किया है, और किंग तो विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक एब्सोल्यूट पावर है और एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ये हो गया। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने दो तीन बातें की, ह्यूमन नेचर के बारे में बात की, नंबर फर्स्ट, फिर हमने बात की स्टेट ऑफ द नेचर के, पहले पहले लोग कैसे हुआ करते थे, फिर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फीचर को डिफाइन किया कि वो कैसे था, अनरिवोकेबल था, किंग जो था वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास थी, किंग जो था वो जो कुछ कर सकता था वो कर सकता था, सिटीजन जो थे उन्होंने अपने सारे राइट्स जो थे वो किंग को क्या थे, सरेंडर किए थे। अब इसके पॉजिटिव या नेगेटिव अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करें तो पॉजिटिव में तो ये आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। अब अगर किंग आएगा, एब्सोल्यूट पावर आएगी, तो वो कियोटिक जो सिविल वार का खतरा था वो खत्म हो जाएगा, सोसाइटी में ऑर्डर आ जाएगा, कोई दूसरे का हक नहीं खाएगा, और सिक्योरिटी आएगी, आपकी जान और माल की सिक्योरिटी होगी, एक्सटर्नल इन्विजन से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से आप बच जाएंगे। जस्टिफिकेशन फॉर लेजिटिमेट गवर्नमेंट या लीगल सॉवरेनिटी जिसे कहता है कि इवन दो आप अपनी फ्रीडम को तो किंग के लिए सरेंडर करेंगे, लेकिन आपको एक लीगल सॉवरेनिटी मिलेगी, मतलब आप हर वो काम कर सकते हैं जो किंग उसकी इजाजत देगा। एंड फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स का सिंपली मतलब ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आप जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप जो जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्रीडम, और लोगों ने उन पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये एक जो सबसे पहले जो हॉब्स ने हमें ह्यूमन नेचर का एक व्यू दिया है वो सारा पेसिमिस्टिक है कि एक लालची है, खुदगर्ज है, इंडिविजुअलिस्टिक है, पावर, अथॉरिटी, फेम के लिए कुछ भी कर सकता है। एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सोवरन, एक और चीज यह है कि सोवरन जो है, सोवरन यहाँ पर कौन है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, वो किंग है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, और इस एब्सोल्यूट पावर की वजह से किंग कुछ भी कर सकता है, मतलब वो आपकी फ्रीडम तो है ही, लेकिन वो आपके साथ अगर वो कुछ भी करे तो यू आर नॉट सपोज टू रेज क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन ऑन द किंग। ये एक बात आ गई। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों की फ्रीडम और सॉवरेनिटी वो खत्म है। तीसरी बात क्या है, फियर इज अ बैस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, यहाँ पर क्या है कि ये फियर की वजह से लोगों ने इस
स्टेट को क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट किया। फियर, बिकॉज लोगों में सिविल वार और स्पेनिश इन्वेजन का फियर था, तो उसकी वजह से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये तो बात ना हुई कि अब फियर की वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा, एक गवर्नमेंट बनेगी, तो वो तो एक बिल्कुल लॉजिकल रीजन पर बनेगी एंड नेचुरल एंड न्यूट्रल एनवायरनमेंट पे बनेगी। लेकिन ये स्टेट जो थी वो एक chaotic एंड फेयरफुल कंडीशन की वजह से एस्टैब्लिश हुई थी ये कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जॉन लॉक को, फिर रूसो को, एंड देन इनकी हम कंपैरिजन करेंगे कि इनका जो नेचर ऑफ स्टेट है एंड काजेस ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरह डिफरेंस है। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।